नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी अर्थात राज व्यवस्था के भाग 3 मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 13। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि आप आईएएस की तैयारी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी इनकी तैयारी आप कर रहे हैं और भी वो एग्ज़ाम दे रहे हैं जिनमें जीएस का पार्ट है, तो आप ये देखेंगे कि पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के तहत आता है। हालांकि कई बार ये फ्लक्चुएट भी करता रहता है कि कई बार पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं और सेगमेंट से कम, कई बार पॉलिटी के सेगमेंट को कम कर दिया जाता है और सेगमेंट को अधिक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए कि पॉलिटी देखिए, चाहे जो भी क्वेश्चन आए, आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक एक क्वेश्चन की स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि आप किताबें कौन कौन सी पॉलिटी के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप आईएएस दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, तो आपके पास किताबों के ऑप्शन में लक्ष्मीकांत है, डीडी बसु है, ब्रिज किशोर शर्मा है। लेकिन मैं आपसे एक ये बात कहूँगा कि जब भी आप आईएएस की तैयारी करें तो आप बेयर एक्ट जरूर पढ़िए। बेयर एक्ट की किताब आप डायग्लाट लीजिएगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों दिया होता है। उससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हिंदी वाली भाषा कई बार क्लिष्ट हो जाती है, लेकिन आपको बेयर एक्ट समझना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए इसके लिए अब आर्टिकल 13 की हम शुरुआत करते हैं कि 13 नंबर आर्टिकल में क्या दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ दिया गया है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। और इसमें देखिए कई है। 13(1) पहले देख लीजिए। इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस इस भाग के उपबंधों से असंगत है। यही है कि अब इसको आप समझेंगे क्या। समझने के लिए चलिए हम आपको ये बताते हैं कि जैसे कह रहा है कि यहाँ पे संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, अब मान लीजिए कोई एक विधि है, नियम है, ये उसका पूरा क्षेत्र है। अब यहाँ पे ये विधि है और ये संविधान के प्रारंभ से पहले की है विधि, ठीक। ये पूरा का पूरा। अब हम किस भाग का अध्ययन कर रहे हैं? भाग 3 का अध्ययन कर रहे हैं। भाग 3 का अध्ययन कर रहे हैं। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है। अब ये मौलिक अधिकार का अध्ययन करने में क्या हम देखेंगे कि कह रहा है कि ये नियम अगर भाग 3 से असंगत है, ये क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरी की पूरी तरह ये जो है शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। अब आप इससे समझिए, इस सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? आच्छादन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आच्छादन। आच्छादन क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया इसको कि ये पूरी की पूरी तरीके से ढक लेता है, लेकिन ध्यान रखिएगा समाप्त नहीं होता है, ये सुषुप्तावस्था में रहता है, ठीक है।
और आच्छादन हटते ही पुनर्जीवित हो जाता है। तो अब इसको कई बार ये पूछ लिया जाता है कि आच्छादन का सिद्धांत किस आर्टिकल के तहत दिया गया है। तो जानते रहिएगा कि 13 का फर्स्ट क्या है, आच्छादन का सिद्धांत है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि संविधान के प्रारंभ से पूर्व जो भी विधियां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आशा करते हैं कि ये आर्टिकल आपको जो है समझ में आ गया होगा। आइए हम किस आर्टिकल पे चलते हैं, इसी का आर्टिकल सेकंड जो है 13 का सेकंड मतलब दूसरा। अब इस सेकंड आर्टिकल को अगर हम देखें तो अब यहां से देखते हैं कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। ठीक, अब यहां एक टर्म है विधि, अंग्रेजी इसका होता है लॉ। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा इससे पहले के लेक्चर में मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है। यदि आप राज्य को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देखिए, मैं यहाँ लिंक में वो डाल दे रहा हूँ और आप यहाँ से देख सकते हैं। तो राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। ठीक है, कह रहा है कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो प्रदत्त अधिकारों को क्या करे, छीने या इसको कम करे। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अब देखिए मजेदार बात है, अब इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए क्या किया जाए, आइए जैसे मान लीजिए कि राज्य ने कोई विधि बनाया, मान लीजिए, और विधि ये है, ये क्या है, विधि है। ठीक, ये ला, विधि या ला हम कह सकते हैं। राज्य ने एक ऐसा ला बनाया और ला क्या कर रहा है कि अब यहां देखिए हो क्या रहा है, इस खंड के उल्लंघन बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। मान लीजिए इस विधि में इतना हिस्सा ये क्या कर रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है इतना हिस्सा, और ये इतना हिस्सा जो व्हाइट है ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो अब क्या होगा कि जितना पार्ट ये उल्लंघन कर रहा है यही इतना उल्लंघन की मात्रा तक क्या कर लिया जाएगा, इसको क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। क्यों शून्य घोषित किया जाएगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। इस भाग का मतलब होता है कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक है, अब आशा करते हैं कि ये इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी को 13 का सेकंड आर्टिकल को हम कौन सा सिद्धांत कहते हैं, पृथक्करण। कौन सा, इसको हम कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। अब ये समझ लीजिए कि एक को तो हमने कहा कौन सा, आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, और दूसरे को क्या कहेंगे, पृथक्करण, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये है। अब आइए देखिए, पृथक्करण का सिद्धांत हो आपने समझ लिया 13(2), और आपने कौन सा समझ लिया, आच्छादन का सिद्धांत समझ लिया। अब हम दोबारा आते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल कहाँ तक हमने 13(2) पढ़ लिया। अब आर्टिकल 13 का 3 समझते हैं। 13 के 3 में क्या समझाया गया है, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। अब इसी का देखिए 13 का दे रहा है विधि।
विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश। अब अध्यादेश जारी कौन करता है? अध्यादेश जारी देखिए एक राष्ट्रपति, एक राज्यपाल, ये विधि के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल के अगर अध्यादेश के द्वारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो जिस मात्रा तक वो उल्लंघन करेगा उसको क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर पूरा का पूरा हिस्सा उल्लंघन कर रहा है तो पूरे के पूरे हिस्से को क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यहां इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि देखिए हमने क्या अभी बताया 13(2) में कि 13(2) में हमने एक चीज ये बताया कि अगर ये थोड़ा सा हिस्सा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो इसको शून्य घोषित किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर पूरा का पूरा हिस्सा ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो शून्य हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब, अब आइए पढ़ते हैं। तो विधि के अंतर्गत हमने कहा अध्यादेश, और क्या हो सकता है? आदेश हो सकता है। ठीक है, तो अध्यादेश के बाद आदेश। ठीक, तो आदेश, ये पॉइंट एकदम नोट करते जाइए। उपविधि, ध्यान दीजिए, एक ला होता है, दूसरा सब ला, नियम। ठीक, और नियम का मतलब होता है रूल। ठीक है, और यहां उपविधि का बाईला, विनियमन, रेगुलेशन जिसको हम कहते हैं, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के बाद कस्टम आर यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। रूढ़ि, प्रथा, देखिए कस्टम्स, ये सब क्या होती हैं? विधियां होती हैं। जैसे रूढ़ि या प्रथा, प्रथा मान लीजिए पहले से कोई प्रथा है अभी भी विद्यमान है तो क्या हो जाएगी? शून्य उसको घोषित कर दिया जाएगा। अब इसके बाद से 13 का ख है, प्रवृत्ति विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निश्चित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस पूर्णतया विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। अब देखिए, आइए इसका देख लेते हैं कौन सा, 13 का 4। इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन को लागू नहीं होती। ध्यान रखिए, ठीक है, इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान संशोधन को लागू अच्छा, ये कह रहा है इसमें कि 368 के ऊपर ये लागू नहीं होता है कि संविधान संशोधन किया गया तो उस पर ये लागू नहीं होती है। अब दे रहा है, देखिए यहाँ बेयर एक्ट में नीचे लाइन एक लिखा गया है, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 की धारा 2 द्वारा अंतः स्थापित। इसका मतलब 13 का जो 2 है वो किस संविधान संशोधन के तहत अंतः स्थापित किया गया है? 24 में। तो अब देखिए बेयर एक्ट पढ़ने का, अब यहाँ नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है। ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप बेयर एक्ट के आर्टिकल नंबर 13 को हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो एक बार इस आर्टिकल को आप अब किताब उठाइएगा और पढ़िएगा। पढ़ने के बाद तब यहाँ से
पूरा समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक कमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम अपना ये लेक्चर आज यहीं समाप्त करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट बेयर एक्ट के द्वारा ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बेयर एक्ट को आप पढ़ना सीखिए, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के योग्य बन सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।